डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। अपनी पिछली वीडियो में आपको आईएसएसबी डेटा फॉर्म्स की दुरुस्त फिलिंग, इनकी अहमियत और गलतियों से बचने के लिए टिप्स और स्ट्रेटजीज़ मिसालों के साथ समझाई थी। अगर किसी ने अब तक ये वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। इस वीडियो को लाजमन देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस वीडियो में हम जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो कुछ यूँ है। सीक्वेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद की टेस्टिंग एरियाज़, उसके बाद स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर योर सेल्फ और आखिर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो MAT है इसको दो चीज़ों के एवेलुएट करने के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। पहली जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग है कि मैकेनिकल और फिज़िकल कॉन्सेप्ट जो है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके बाद उसकी एबिलिटी उस कैंडिडेट की कि इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ में या लाइफ में उसको कैसे वो अप्लाई कर सकता है। इस लिहाज से जो MAT है ये एक क्रिटिकल टूल है ISSB के सेलेक्टर्स जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं पर्टिकुलरली उनके पास, कि वो उन कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करें इसके थ्रू कि जिनमें मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पोजेस करती हैं, अवेलेबल हैं, तो उन कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जाता है इसके थ्रू। और इसका लिंक जो है आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ है। ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो आपके सेकंड डे जो कि साइक डे होता है उस दिन कंडक्ट किया जाता है जौहर हाल के अंदर। और ये साइक टेस्ट सीरीज़ का जो सबसे पहला टेस्ट है और यूजुअली ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन कभी कभार ये आपको मैनुअल बुकलेट के थ्रू भी कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें टोटल जो है ना 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए जो आपको टोटल टाइम मिलता है वो 15 मिनट्स होता है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जो सवाल आपको क्लियर है, बिल्कुल उसका आंसर आपको क्लियर आता है तो आप उसी को अटैम्प्ट करें। जिसमें आप डाउटफुल है या आपको नहीं आता तो आप उस पर तुक्के नहीं मारें, गेस वर्क बिल्कुल ना करें, वरना आपके नंबर माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बात करते हैं की टेस्टिंग एरियाज़ की। तो जो एरिया जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है मैकेनिकल रीजनिंग की। तो जो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह लीवर्स होते हैं, पुलीज, गियर्स, इंक्लाइंड प्लेन्स वगैरह, ये कैसे काम करते हैं इसका आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। नेक्स्ट एरिया जो उसका है वो मैकेनिकल कम्प्रीहेंशन है। इसमें आपका फ़िज़िकल प्रिंसिपल, जिस तरह के फोर्स है, मोशन है, एनर्जी और टूल्स कैसे यूज़ होते हैं और उनका नॉलेज आपको बेसिक्स आना चाहिए। और इसके मुतालिक भी काफ़ी सारे सवालात होते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो आपके मैकेनिकल और प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ भी चेक होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स की और सर्किट्स की, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, रजिस्टर क्या काम करता है, स्विचेस, बैटरीज वगैरह, इनका क्या काम होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, लाजमन आता है। इसमें कई सवाल होते हैं इसके रिलेटेड। इसके अलावा फ्लूइड डायनेमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि मुख्तलिफ़ हालात में जो फ्लूइड होते हैं, पानी वगैरह, इस तरह की चीज़ें, वो वेरियस कंडीशन में कैसे बिहेव करते हैं, तो इसके रिलेटेड भी काफ़ी सवालात होते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र की जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन तमाम जो टेस्टिंग एरियाज़ हैं इनके आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो FAC लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग उसी के लेवल की ही होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी लेवल के ही होते हैं, ज़्यादा इतने कम्प्लेक्स नहीं होते। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर MAT।
तो सबसे पहला जो आपको स्टेप होना चाहिए वो आप जितने भी बेसिक मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इन लीवर्स, पुलीज, सर्किट्स वगैरह, तो इनको आप लाजमन रिव्यू करें। आपको इंटरनेट पे भी इसके के रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा और आपके जो सिलेबस है उसमें भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, तो आप उसको रिवाइज करें। नेक्स्ट जो है वो आपका लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों की जो प्रिंसिपल्स हैं, फिज़िकल प्रिंसिपल्स हैं, मैकेनिकल प्रिंसिपल्स है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है या इससे कैसे हेल्प ली जाती है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो स्टडी आप करें इलेक्ट्रिकल और फ्लूइड डायनेमिक्स की के कॉन्सेप्ट्स की। ये थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं, तो आप जब इसको पढ़ेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जो है इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जब आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप लाजमन उसको कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे। आगे जाके मैं भी आपको कई सारे क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट उससे भी क्लियर हो जाएंगे। लास्ट वन ये कि जब आप ISSB में इस टेस्ट के लिए बैठ जाएं तो आपको काम होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, पैनिक ना करें, क्योंकि जब आपका दिमाग पैनिक करेगा तो डेफिनेटली आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आएगा। और ये याद रहे कि इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आपका सवाल गलत हो गया या आपने गलत जवाब दे दिया तो आपके नंबर जो है ना वो कट जाएंगे। तो इसलिए आपने पुरसकून रहना है, आराम के साथ, फोकस के साथ, पहले पढ़ के समझ के आपने करना है। तो अब आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। सबसे पहले सवाल है, हु विल नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू लिफ्ट द वेट इफ़ इक्वल मार्क सी। A, B, C 3 आपके पास उसने ऑप्शन दिए हैं। तो अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखें तो जो फिगर A है उसमें ये एक लड़का जो है वो पुलिस को खींच रहा है वेट उठाने के लिए। तो अगर आप गौर से देखें तो जो पहला लड़का है A वाला, तो उसके पास 2 पुलिस हैं और जो B वाला है वो 3 पुलिस के साथ वो खींच रहा है। तो सवाल ये है, हु विल नीड टू अप्लाई मोर फोर्स। तो अगर वैसे देखा जाए तो चूँकि इसके B के पास ज़्यादा पुलिस हैं तो आइडियली उसको कम फोर्स लगाना चाहिए और A को ज़्यादा फोर्स लगाना चाहिए, लेकिन ये इस तरह नहीं है। इसमें एक फ़िज़िकल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट है मूविंग व्हील्स। तो अगर कोई मूविंग व्हील्स है तो वो तो फोर्स को डिवाइड कर लेता है, लेकिन अगर कोई फिक्स व्हील है तो वो सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी जो फोर्स है, पावर है, उसको कम नहीं कर सकता। तो अगर फिगर B पे देखें तो वो उसके हाथ में फ़िक्स व्हील है, तो वो उस स्ट्रिंग की या जो रोप है उसकी डायरेक्शन को तो चेंज कर लेगा, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट है C, कि दोनों में से कोई भी जो ना दोनों की जो फोर्स होगी रिक्वायर्ड होगी वो सेम ही होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच डायरेक्शन विल द प्रेशर गेज मूव इफ़ द क्लोज ऑक्सीजन कैनिस्टर इज़ हीटेड इफ़ नीदर मार्क C। तो इस तस्वीर से ज़ाहिर है कि कैनिस्टर है जो कि क्लोज्ड है, बंद है और उसको नीचे से हीट दिया जा रहा है। तो ये हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा। तो हमें मालूम है कि हीट करने से ना जो गैस जो होती है वो एक्सपेंड होती है। अब इसमें मसला ये है कि कैनिस्टर चूँकि बंद है, क्लोज्ड है, तो इसमें जो ना प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो उस प्रेशर बढ़ने के हिसाब से जो डायरेक्शन बताई गई है A और B नीचे प्रेशर आ रहा है, A ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज़ द वाटर लेवल चेंज इन द पूल। 3 ऑप्शन है, हायर है, लोअर है, नो चेंज है। तो अब अगर हम तस्वीर को और से देखें, ये फ्लूइड डायनेमिक्स का सवाल है कि ऊपर से जो पाइप है वो जैसे पानी पूल के अंदर नीचे आ रहा है वो छोटा है उसका साइज़, और जो बाहर जा रहा है, जो जिससे पानी बाहर निकल रहा है, उसका डायमीटर जो है ना वो बड़ा है कंपैरेटिवली। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है ना B है, लोअर है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉक्सी टर्न्स 10 revolutions per second, हाउ मेनी revolutions per second इज़ ए टर्निंग। तो इसमें ऑप्शन है 5,
10, 20 और 30। ये अपेरेंटली थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है। इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है इनका, तो आपने ये करना है कि जो सी और ए का कंपैरिजन है, तो अगर सी को हम गौर से देखें तो सी के जो ना 6 टीथ हैं और 6, और ए के जो हैं अगर आप काउंट करें तो ये उसके टोटल 18 टीथ्स बनते हैं। तो अगर 6 टीथ के साथ वो 10 रिवोल्यूशन करता है पर सेकेंड, तो जो 18 टीथ्स वाला है तो वो कितना करेगा। ये सिंपल जो ना मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो अगर सी 10 सेकेंड लगाता है तो ए को 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। तो टी मल्टीप्लाइड बाई 3, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच बॉल विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट इफ़ इक्वल मार्क सी। तो जो तस्वीर में पिक्चर में आपको 2 बॉल्स नज़र आ रही हैं, एक सिंपल क्रिकेट का बॉल है, वाइट बॉल है, और दूसरा स्टील का बॉल है। तो इनमें से कौन सबसे पहले ग्राउंड को हिट करेगा। तो इसमें जो ना फॉलिंग प्रिंसिपल को हमने जहन में रखना है, और अगर दूसरी कंडीशंस नहीं दी गई हैं दी जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपने बाकी चीज़ें सेम या इक्वल या कांस्टेंट ही एज्यूम करना है। तो हमें फॉलिंग का प्रिंसिपल याद है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके थ्रू गिरती हैं। तो ख्वाह कोई भी चीज़ स्टील का हो, रबर का हो, या किसी भी आइटम का हो, तो जो आइडल सिचुएशन में जब आप उसको ज़मीन की तरफ छोड़ते हैं तो दोनों का टाइम सेम ही रहेगा। तो इस सूरत में जो करेक्ट आंसर है वो सी ही है, जो ऑप्शन सी है वो दुरुस्त जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच बॉल विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट इफ़ इक्वल मार्क सी। अब इसमें भी ये सिमिलर प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि आपने बाकी चीज़ें जो है उसको कांस्टेंट ही रखनी है। अब इसमें जो है आपको अपेरेंटली लग रहा है कि एक जो है ना दूर जा रहा है और दूसरा करीब जा रहा है। तो इसमें भी फिज़िकल प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जो फ्री फॉल स्पीड ऑफ 2 फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है वो हमेशा आइडेंटिकल होता है रिगार्डलेस ऑफ शेप, साइज़ या उसके मैस के। तो इन दोनों सूरत में दोनों एक ही टाइम पर ग्राउंड पर गिरेंगे। तो इस प्रिंसिपल को फिज़िकल प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस सूरत में भी जो करेक्ट आंसर है वो सी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वे शुड दी एक्रोबेट शिफ्ट टू बैलेंस दी सीसॉ। ऑप्शन ए और बी दी गई है। तो इस तस्वीर को अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक साइड पे वेट है और दूसरी साइड पे ये एक्रोबेट खड़ा हुआ है। अब इसके पास कोई एडिशनल वेट नहीं आ सकता, तो इसने इसी कंडीशन में ही इसको बैलेंस करना है। तो जो करंट कंडीशन है इसमें ये बैलेंस नहीं है। तो अब इसको क्या करना चाहिए कि दोनों का वेट बराबर हो जाए, फलक्रम जो ना वो बैलेंस रहे। तो इसमें जो ना चूँकि वो मज़ीद कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो उसके पास नहीं है, ना वज़न बढ़ा सकता है ताकि ये इस वेट को उठा ले। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मूव करना, तो वो तभी मुमकिन है कि अगर वो पॉइंट ए के बजाय बी की तरफ अपने बॉडी को शिफ्ट कर लें। तो जो शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन है बॉडी की, तो जैसे वो करेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा और फिर जो वेट है वो ऊपर उठ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज 3 डायग्राम्स इज़ करेक्ट। आपको 3 डायग्राम्स दी गई हैं, 2 ट्यूब्स हैं कनेक्टेड विद अनदर ट्यूब, और दरमियान में आपको एक चीज़ इलास्टिक नज़र आ रही है, पोर्शन है। तो ये भी फ्लूइड डायनेमिक्स के हवाले से है। हमें पता है कि पानी या फ्लूइड जो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगह पे जाता है। तो जो इलास्टिक वाला पोर्शन है वो उसी डायरेक्शन में ही बेंड करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ए के जो 2 ट्यूब्स है, तो उसमें जो लेफ़्ट वाली साइड है वो ज़्यादा है, भरा हुआ है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे कम है वहाँ पे उधर जाना चाहिए प्रेशर को। तो जो इलास्टिक पोर्शन की जो डायरेक्शन है वो ए वाली सही है। अगर आप बी वाली देखें तो वो स्ट्रेट है, उस उधर कोई जो है फोर्स की डायरेक्शन जो प्रेशर की है वो इंडिकेट नहीं हो रही, स्ट्रेट है इलास्टिक पोर्शन। सी का दोनों उसमें पानी का लेवल बराबर है, तो उसूली तौर पे यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए, जबकि वो बता रहा है कि दूसरी साइड पे वो प्रेशर दे रहा है। तो ये सी भी गलत है, बी भी गलत है, इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन 9,
If gear A rotates in the clockwise direction, what will be the direction of wheels B, C and DB? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास A, B, C और D जो है वो व्हील्स हैं और ये कनेक्टेड है थ्रू बेल्ट्स, और नीचे डायग्राम में उसकी डायरेक्शन भी दी गई है कि कौन सी व्हील की डायरेक्शन किस साइड पे है। तो इस तरह की जो पिक्चर्स होती हैं या सिचुएशन होती है तो उसका एक बुनियादी प्रिंसिपल है जो वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसमें एक बुनियादी उसूल ये है कि आपने बेल्ट को चेक करना है। अगर बेल्ट क्रॉस नहीं है, जिस तरह बी और सी के दरमियान क्रॉस नहीं है, तो जो अगली व्हील है वो उसी सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगी। लेकिन जैसे ही बेल्ट क्रॉस हो जाती है, जिस तरह सी और डी के दरमियान जो बेल्ट है वो क्रॉस है, तो डायरेक्शन फिर अपोजिट हो जाएगी। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है यानी कि व्हील बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो व्हील सी है वो क्लॉकवाइज होगा और इसी तरह डी भी क्लॉकवाइज होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन दी करंट स्ट्रक्चर जो गिवन है, स्विच 1 इज़ ऑन एंड स्विच 2 इज़ ऑफ, विच लैम्प विल लाइट अप? लैम्प 1, लैम्प 2 और सी है नाइदर। तो ये क्वेश्चन जो है वो सर्किट से रिलेटेड है। तो अगर आपको बेसिक सर्किट्स की चीज़ें पता है तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब अगर इस सर्किट में हम देखें तो जो बैटरी के साथ जो वायर्स कनेक्टेड है बैटरी के प्लस माइनस टर्मिनल के साथ, तो वो आगे जाके वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक जंपर लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। करंट जो है होता है किसी भी सर्किट में वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, और चूँकि यहाँ पे अब जंपर लग गया है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई है, तो करंट आगे बल्ब लैंप्स में जाने के बजाय इसी पाथ पे ही सर्कुलेट होता रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नाइदर। इसको हम फार्मूले के साथ भी रिजॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हमें पता है कि करंट का फार्मूला आई जो है इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे चूँकि R रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो अगर हम R की वैल्यू ज़ीरो लगा दें तो आगे जो भी फिगर आएगा वो ज़ीरो ही आएगा कि करंट आगे पास नहीं होगा। इसलिए इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना सी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद आपको मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी और अब आप आसानी और कॉन्फिडेंस के साथ मेट की तैयारी कर पाएंगे। अगर किसी को मेट के हवाले से कोई सवाल है या कोई मज़ीद वज़ाहत चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी ISSB की तैयारी ऑथेंटिक गाइडलाइन के साथ बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।